A block of mass 1 kg moving along x-axis with the speed v initial 10 meter per second enters a rough region ranging from x is equals to 0.1 meter to x is equals to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this range is minus kx Newton with k 10 Newton per meter. Then the final speed of the block as it crosses rough region is. बच्चों ध्यान से देखिएगा कह क्या रहा है कि एक ब्लॉक जो है वो एक रफ रीजन में एंटर किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स से एक ब्लॉक है हमारा जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक रफ रीजन में एंटर कर गया। ये जो रफ रीजन है बच्चों ये x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर से स्टार्ट हुआ है और x इज इक्वल्स टू 1.9 मीटर तक चला है। ऑफ कोर्स यहाँ तक आने में जो है वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हुई होगी क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो इसको बार बार क्या कर रहा होगा, इसके मोशन को बार बार रेजिस्ट कर रहा होगा, क्या कहते हैं अपन इसको, अपोज कर रहा होगा, है ना। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आप वो बता दो जरा फटाफट। ठीक, और रीजन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुंच गया है तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। बच्चों ध्यान समझिएगा एक चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, फोर्स वगैरह का जो है रिलेशन भी दे रखा है, तो क्यों ना हम अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा हमारे लिए। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो नेट वर्क डन, यहाँ पे नॉर्मल जो है फोर्स mg जो है उसकी वजह से वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना। तो एक ही फोर्स है जो कि हमारा माइनस के एक्स न्यूटन का फोर्स है, वही वर्क कर रहा है। तो बच्चों फोर्स है माइनस का के एक्स। अब सिंस वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, फोर्स भी चेंज होगा, इसलिए हमें छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इसको, तभी हमसे नेट फोर्स निकल पाएगा, है ना। तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों, तो आपको हो गया सर 0.1 मीटर टू 1.9 मीटर तक। ये हो गया नेट वर्क डन, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना हमें आता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। फाइनल वेलोसिटी है बच्चों नहीं पता, का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर 100। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ चुकी है। आइए माइनस एन बाहर करें, के कांस्टेंट है बाहर करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, और ये रहा पावर हमारा, लिमिट रहा 0.1 से 1.9 विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास है 1 kg, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 100। ऑल राइट, सो माइनस का के की जगह क्या मैं 10 रख दो क्योंकि दे रखा है के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर, माइनस 10 इंटू, टू भी बाहर कर दे बच्चों, टू है बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर माइनस का 0.1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, 1/2 कर दिया, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू 100 दैट इज 50, 2 1 जा 2 5 जा, ये बच्चों -5 है इधर, -5 इधर, -50 को लेके आ सकते थे। ठीक है, पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1.9 का बच्चों स्क्वायर है और माइनस करना है अपने को क्या, 0.1 का स्क्वायर। फटाफट जो है आप 1.9 इंटू 1.9 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जो कि देगा 3.61। कितना दे रहा है बच्चों हमारा, 3.61 माइनस 0.1 इंटू 0.1, आपको हो गए 0.01। ऑल राइट, विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस का 50। चलिए सॉल्व किया जाए। 3.61 में से बच्चों माइनस कर लेते हैं एक बार 0.01, जो कि आएगा 3.6। ठीक है ना। अब 3.6 को -5 इंटू 3.6 कर लीजिए, -50 इधर आके +50 बन जाएगा, विच इज वी फाइनल का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। पॉइंट हटाया बच्चों, 10 आ गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा, सो 50 - 18 इंटू 2
इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, 10 - 8 2 हो जाएगा, 4 - 1 32 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। बच्चों वी फाइनल क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 64 को बाहर निकालिए 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ही हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में प्रॉब्लम को पूछा है। ऑलमोस्ट क्लासरूम जैसा ही प्रॉब्लम है, हमने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे क्लासरूम में कर रखे होते हैं ना। तो बच्चों आपको बहुत ही ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे और भी बहुत सारे बेहतरीन प्रॉब्लम्स जेई के पीवाईक्यू के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। An object of mass 1000 gram experience a time dependent force F equals to 2 ti cap plus 3t square j cap Newton. The power generated by force at a time t is। बच्चों पावर क्या होता है, तो आपको हो गए फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी पावर होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे मास दिया हुआ है 1000 ग्राम दैट इज 1 kg, और फोर्स दे रखा है टाइम का फंक्शन। फोर्स चलिए टाइम का फंक्शन है, अच्छी बात है। अब वेलोसिटी भी हमें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एफ डॉट वी कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा पावर। आइए बच्चों, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ लिखने में? नहीं, फोर्स था, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। मास 1 है तो आप सिंपली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। बच्चों मास 1 था, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन को क्या हम dv बाई dt भी लिखते हैं, टाइम का फंक्शन हो? हाँ बिल्कुल लिखते हैं, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ऑल राइट बच्चों, अब देखिए ध्यान समझिएगा एक चीज़ है। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, dv इज इक्वल्स टू 2t आई कैप dt प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt करने वाला हूँ। हमें यहाँ से dv से v चाहिए, इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से v। ओके, टाइम इज 0 टू टाइम t एंड 0 टू टाइम t। ऑल राइट बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल गिव अस v विच इज इक्वल्स टू 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, लिमिट विल बी 0 टू 3। ऑल राइट, सो v विल बी 2 बाय 2 कैंसिल, और t स्क्वायर इन आई कैप प्लस 3 कैंसिल, t क्यूब इन j कैप। वेलोसिटी आ चुका है बच्चों हमारे पास। हमें क्या करना है, पावर, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स कितना है, 2t आई कैप डॉट लेना है किसके साथ, वेलोसिटी का आई कैप क्या है, टी स्क्वायर आई कैप के साथ, प्लस का जे कैप में कितना है, 3t स्क्वायर है फोर्स, और वेलोसिटी कितना है बच्चों, टी क्यूब। तो जे कैप डॉट लेना है टी क्यूब जे कैप के साथ। ठीक है, आप डॉट ले रहे हो, मैं एक साथ लिख दिया दोनों को। चलिए 2 तो रहेगा ही, टी स्क्वायर और टी, 2t क्यूब हो जाएगा, प्लस का आई और आई का डॉट जो बच होता है वो 1 होता है, आई और जे का 0 होता है, इसलिए मैंने आई और जीरो के जे के साथ नहीं लिखा है। 3t स्क्वायर टी क्यूब, 3t टू द पावर 5, जे और जे का 1। सो पावर इज बेसिकली 2t क्यूब प्लस 3t5, 2t क्यूब प्लस 3t5, और पावर है तो ऐसा टू वॉट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी। ऑल राइट बच्चों, प्रॉब्लम जो है जेई 2025 में पूछा गया है बच्चों, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से करके जाना है। ठीक है ना, इजी इजी कॉन्सेप्ट के भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को जाके सब। A particle is released from height h above the surface of Earth. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of Earth and the speed of the particle at that instant are respectively। बच्चों ध्यान समझिएगा, लेट्स से हमने ऐसे एक सिचुएशन बना लिया है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ ये हो गया, और ये सर्टेन हाइट एस ऊपर, सर्टेन हाइट एस ऊपर है यहाँ पे। यहाँ से आपने क्या किया, एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। अब ऑफ कोर्स रिलीज किया है तो ये पार्टिकल नीचे आते 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 किसी एक पोजीशन पे आया होगा। कह रहा है कि इस पोजीशन पे,
इस पोजीशन पे बच्चों मैं h हाइट ऊपर लेता हूँ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इस पोजीशन पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा k इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे जो होगा, लेट्स से u डैश ले लेता हूँ, वो हो जाएगा। अगर अपन बात करें टोटल एनर्जी सिस्टम में कितना था, तो आप कहोगे कि सर इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। काइनेटिक तो इस पॉइंट पे जीरो है, पोटेंशियल कितना है? एम जी एस, मास m, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट क्या है? s। सो टोटल एनर्जी इसके पास कितना है? mgs। ऑलराइट बच्चों, और एक चीज बच्चों याद रखिएगा, ये जो टोटल एनर्जी है इनफैक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी है इस सरफेस को इसके पास, है ना? क्योंकि काइनेटिक तो जीरो था, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है mgs, काइनेटिक जीरो है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना है? mgs। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मैं E को हटा के अगर U भी लिख दूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgs है, तो आप कहोगे हाँ सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgs ही है। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ mv², वो 3 टाइम्स ऑफ है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, दैट इज mg इंटू एच। अब तो यहाँ पे mgh हाइट हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास दो दो अननोन आ चुके हैं। मास ने, चलिए मास को कैंसिल आउट कर दिया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो गया? 6gh। हमें v चाहिए, तो रूट ऑफ 6gh। h हमारे लिए अननोन है, ठीक है, h क्या है हमारे लिए? अननोन है। ऑलराइट, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, सॉरी, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल एनर्जी जो होना चाहिए वो तो अभी वही रहना चाहिए, कितना? mgs। इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम होना चाहिए वो तो अभी mgs ही होना चाहिए बच्चों, मानते हैं चीजें। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर लिखा जाए, मैं कहूंगा एट, इसको मैं पॉइंट पी कह देता हूं बच्चों। ध्यान समझिएगा, हमें h की वैल्यू चाहिए, अभी हमारा h अननोन है। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी अगर मैं कहूं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारा कितना था बच्चों? mgs, हमने फाइंड कर रखा है mgs। टोटल एनर्जी कितना था? mgs। मैंने u के इक्वल इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक जीरो था। लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कितना है? mgs। अब यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी है, वो है 3 टाइम्स ऑफ u डैश, ये तो प्रॉब्लम में गिवन है, प्लस का u डैश इज इक्वल्स टू mgs। ऑलराइट, सो 4u डैश बच्चों कितना आ गया हमारे पास? mgs। तो u डैश क्या हो जाएगा? आपको हो गए mgs/4 हो जाएगा। ओके, अब u डैश है क्या एक्चुअल में? तो आप कहोगे mg, और ग्राउंड से हाइट h ऊपर है, तो mgh है u डैश, जो कि mgs/4 आ गया। mg mg कैंसिल, mg mg कैंसिल, बच्चों हमें h का रिलेशन चाहिए था, s के टर्म्स में, लीजिए आ चुका है आपका s/4। कितना आ चुका है? mg h कितना आ गया? s/4। सो वेलोसिटी √6 जी एच चाहिए, एच कितना है? s/4, 2 से 2 जा 2 से 3 जा, दैट इज √3/2 GS। ये आ गया अपने पास v की वैल्यू, और h की वैल्यू पूछा था बच्चों, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वो आ चुका है s/4। सो s/4 √3/2 GS, एक बार ऑप्शन ढूंढिए। s/4, s/2 है, गलत है, s/4 रूट ही नहीं है, s/4 √3 GS/2, फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बच्चों जेईई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे अराउंड जितने भी ईयर्स में है, पास्ट ईयर्स के, वो जेईई के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो थंबनेल जेई 2025 पीवाईक्यू जितने भी है वो आप देख सकते हैं, और जेई के जितने भी पीवाईक्यूज है बच्चों, थंबनेल से आप चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम से पहले, पेपर से पहले आपको हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करके जाना है, जिससे कि एज इट इज तो क्वेश्चन में भी नहीं दिखे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वाइल्ड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है डाइवर्ज नहीं होता है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाएंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, चलिए जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस बिल्कुल। Which one of the following forces cannot be expressed in terms of potential energy? बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन फोर्स के लिए डिफाइन था जो कि कंजर्वेटिव फोर्स थे। कौन से फोर्स थे? कंजर्वेटिव फोर्स थे। ठीक है। जो डिसिपेटिव फोर्स है उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। अब कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? बिल्कुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ है। रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है? हाँ है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बच्चों? डिसिपेटिव फोर्स है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड पूछा है, तो कंजर्वेटिव जो नहीं है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, बाकी देखिए सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी असाइन किया गया है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो बच्चों जेई ने 2025 में इतना बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा है। ठीक है, 2025 का ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। Which one of the following is the correct dimensional formula for the capacitance in F? M, L and T, T and C stands for unit of mass, length, time and charge. ऑलराइट बच्चों, सो हमें कैपेसिटेंस का अगर हम बेसिक फॉर्मूला याद करें तो कैपेसिटेंस C क्या था? Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। नाउ V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद होगा, V को हम क्या लिख सकते थे? V लिखते थे वर्क डन कैरिंग यूनिट कूलम्ब ऑफ चार्ज W बाई Q। तो यहाँ से हम C को मॉडिफाई कर लेते हैं, Q अपॉन V, V को हमने लिखा W अपॉन Q, सो Q स्क्वायर अपॉन W, ये दिख रहा है। चलिए अब डायमेंशन ऑफ सी को कहा है एफ से रिप्रेजेंट करने, हमने कर दिया एफ से। क्यू स्क्वायर को कहा है सी लेने के लिए, तो हमने सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर करना होगा। ऑल राइट बच्चों, डिवाइडेड बाय वर्क डन, वर्क डन पता है एनर्जी ml2t-2, ये डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? सी स्क्वायर m-1 l-2 एंड t2। सी स्क्वायर m-1 l-2 एन T2, ये तो आपको हो गया कि फोर्थ ऑप्शन है, सी स्क्वायर m-1 l-2 एन T2। ऑल राइट बच्चों, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है। ठीक है। अगेन बच्चों, जो प्रॉब्लम है वो जेई ने 2025 में पूछा है। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग on x-axis is given by xt is equals to a sin t plus b cos square t plus ct square plus d, where t is time the dimension of a b c upon d is। बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं, जो डायमेंशन LHS का होगा वही डायमेंशन RHS का होना चाहिए। एक बात, जो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये भी सारी बातें हमने पढ़ रखी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। अब भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। x क्या है? पोजीशन। पोजीशन पहले तो x का ही डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों? l हो जाएगा। पोजीशन है, l से डिनोट करेंगे। अब जो x का डायमेंशन वही a sin t का डायमेंशन, इक्वल का साइन लगा है बच्चों। a का डायमेंशन जो होगा वो l के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि sin t इज डायमेंशनलेस। sin t cos स्क्वायर t ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सब क्या है बच्चों? डायमेंशनलेस है। और देखिए एक और दिख रहा होगा, b cos स्क्वायर टी। सो डायमेंशन ऑफ b, क्योंकि cos स्क्वायर टी का डायमेंशन तो है नहीं, इज इक्वल्स टू l। अगेन c देखिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ c विल बी, अब देखिए सी टी स्क्वायर है, टी इज टाइम, तो l अपॉन टी स्क्वायर है ना। सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, x का डायमेंशन l, तो l अपॉन टी स्क्वायर, जिसको हम एल टी माइनस टू लिखेंगे। सो डायमेंशन ऑफ c क्या आ गया? एल टी माइनस टू। एंड अगेन बच्चों डायमेंशन ऑफ d क्या आ जाएगा? आप कहोगे जो x का डायमेंशन वही d का इक्वल का साइन लगा है, तो l हो गया। डायमेंशन ऑफ d इज l।
हमें क्या किसका डायमेंशन चाहिए? डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी। यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी। ए क्या है? एल। बी क्या है? एल। सी क्या है बच्चों? सी है एल टी माइनस टू अपॉन डी क्या है? एल। एल ने एक एल को कैंसिल किया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये रहा हमारा फाइनल डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। Alright. Two particles are located at equal distance from the origin. The position vector of those are represented by A vector is 2i plus 3nj plus 2k and B vector is 2i minus 2j plus 4pk respectively. Both the vectors are at right angle to each other. The value of n power minus 1 is. बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। ठीक है, आइए। क्या है कि दो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम ओरिजिन। अगर इक्वल डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए होना चाहिए दैट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। ओरिजिन से है बच्चों, इसलिए मैंने ओ ए ओ बी डिनोट किया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा? तो आपको हो गया अंडर रूट ऑफ 2 - 0। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन 0 0 0 है। ए क्या है? 2, 3 and 2। सो 2 - 0 दैट इज 2 का स्क्वायर plus 3n minus 0 that is 3n का square plus 2k cap 2 minus 0 that is 2 का square which is equals to magnitude of OB. OB is 2 minus 0 that is 2 का square plus का minus 2 minus 0 that is minus 2 का square plus का 4p minus 0 that is 4p का square. बच्चों squaring both sides, squaring both sides, what we get is 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर। ऑल राइट, सो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 प्लस 9 n स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 प्लस 16 पी स्क्वायर। यहाँ से 8 ने 8 को कैंसिल किया बच्चों। वी कैन राइट n स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एज 16/9। 9 को उधर भेजिए और पी स्क्वायर को इधर। सो n अपॉन 9 विल बी प्लस माइनस 4/3। वी कैन ऑल्सो राइट n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3p। ठीक है ना बच्चों। अब आइए एक चीज है, दूसरा क्या था कि दोनों वेक्टर है, बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू each other. If both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, we know that a vector dot b vector will give us 0. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product must be 0. So आइए अब dot product 0 करते हैं। a vector क्या है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। 2 3 and 2। ठीक है, 2i cap 3n j cap प्लस 2k cap एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? b के साथ। 2 - 2 4p, 2i cap माइनस 2j cap प्लस 4pk cap। ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आपको करना है। चलिए 2i का 2i के साथ 2 2 जा 4, i का 1, i का j के साथ, i का k के साथ 0 प्लस माइनस माइनस 3n इंटू 2 6n, j का j के साथ 1, बाकी सबके साथ 0 प्लस का 4 2 जा 8p k कैप इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 6n प्लस 8p विच इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान समझिएगा एक बात, n की वैल्यू p के टर्म्स में आपने निकाल रखा है। What we have to find is, we have to find value of 1 upon n। n minus 1 क्या होता है? 1 upon n। So 1 upon n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर n ही चाहिए, तो आप क्यों ना इसको p की n की जगह, ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता था कि p इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 3n/4, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3n/4। क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें n को रिटेन करना है, p को आप हटा सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए 4 माइनस 6n, n को रिटेन करना है, प्लस 8p 8, एक बार बच्चों प्लस का 3n/4 लेके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर हम माइनस का भी लेके देखेंगे। सो 4 माइनस 6n, 4 2 जा 8 प्लस का 6n इज इक्वल्स टू 0। बच्चों आप कहोगे प्लस 6n 0 इज इक्वल्स टू 4 विच इज नॉट पॉसिबल। सो हमें प्लस n नहीं लेना है। ठीक है, ये नहीं लेना है। अब क्या करना है?
अब कहोगे कि सर 4 माइनस 6n प्लस 8p इज इक्वल्स टू 0 में आप क्या करो, 4 माइनस 6n जो प्लस का 8p है, p को हमने एक बार प्लस में लिया था, क्योंकि हम ले सकते हैं, प्लस माइनस 3n/4 आया है, प्लस में लिया तो हमारा काम नहीं बना, माइनस लेके देखते हैं, माइनस 3n/4, सो माइनस 3n/4 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 6n, 4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6n इज इक्वल्स टू 0, सो 4 माइनस माइनस प्लस 12n इज इक्वल्स टू 0, and from here we get 4 equals to 12 and n is equals to 4 upon 12, that is 1 upon 3। so n की वैल्यू बच्चों 1 upon 3 आ गया। आपसे कहे कोई n माइनस वन क्या होगा, तो आपको हो गया 3 माइनस वन। सो n की n माइनस वन, आपसे क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ n माइनस वन, सॉरी 3 माइनस वन नहीं, n माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, n माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n माइनस वन का वैल्यू 3, ये रहा हमारा ऑप्शन, इसमें हमने पुट कर दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था बच्चों, तो 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ का जो प्रॉब्लम था बेसिकली ये वाले चीज़ें, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम को जेई 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि द मोशन ऑफ an aeroplane is represented by VT graph as shown below. The distance covered by the aeroplane in the first 30.5 second is in kilometer। बच्चों अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, VT ग्राफ, तो VT ग्राफ से अगर हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो अपन डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं बच्चों, एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। आइए एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 30.5 सेकेंड तक एरिया फाइंड करना है हमें, तो 0 से 30.5 सेकेंड तक चलना है। आइए वन बाय वन अपन सबसे पहले अगर देखिए इस एरिया को डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 2 सेकेंड में आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो 0 टू 2 सेकेंड में इसको मैं एरिया वन कह देता हूँ। कितना है, 0 टू 2 सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा पैरेलल साइड देखिए, एक तो हो गया 0 से 200 और दूसरा हो गया 0 से 400, सो 200 प्लस 400। ऑल राइट, अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 0 से 2, 2 माइनस 0 विल बी 2। सो एरिया वन आ गया। ये बच्चों एरिया टू ऑफ फाइंड कर लें। दूसरा एरिया कहाँ से है, आप कहोगे 2 से 30.5 तक है। 2 से 30.5 तक जो एरिया है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर बेस की बात करें बच्चों, तो 30.5 में से हमें क्या माइनस करना होगा, 2 माइनस करना होगा। 5 माइनस 0 5, 30 माइनस 2 28, सो 28.5 जो है हमारा वो बेस हो गया। और हाइट कितना है, 400, सो 400 इंटू 30, सॉरी 28.5, 28.5, पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को भी कैंसिल आउट कर दिया। जो एरिया टू आ रहा है बच्चों, आ रहा है 5 4 जा 20, 0 2 8 4 जा 34, सॉरी 8 4 जा 32 प्लस 2 34, 4 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 11 और एक जीरो और दीजिए, तो एरिया टू ये भी मीटर। एरिया वन कहाँ गया बच्चों, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 2 ने 2 को कैंसिल किया, 600, ये भी मीटर। टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए, टोटल डिस्टेंस एरिया वन प्लस एरिया टू, दैट इज 600 प्लस 11 400, कितना हो जाएगा बच्चों, 12,000 हो गया। 12,000 ये मीटर आ गया, लेकिन आंसर कहाँ है, किलोमीटर में फाइंड करने। सो आंसर विल बी 12 किलोमीटर। ऑल राइट, 12,000 को 1000 से डिवाइड कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, the electric flux is phi equals to alpha sigma plus beta lambda, where lambda and sigma are linear and surface charge density respectively alpha upon beta represents। आइए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले सिग्मा और लैम्डा के बारे में। सिग्मा को क्या कहते हैं अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रखा है हमने। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज लेट से क्यू पर यूनिट एरिया, एरिया ए। लैम्डा की बात करें, इसको बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते थे। ये सारे टर्म आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी,
क्या होता था लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये सारी बातें हैं। आइए बच्चों, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आइए फ्लक्स की भी बात कर ले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद होगा कूलम्ब्स लॉ से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से याद होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है? पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ बातें बच्चों हमने पढ़ रखा है। अब देखिए कह रहा है कि जो फाई है वो अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा है, तो अल्फा अपॉन बीटा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है? आप कहोगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जितना जो एलएचएस का डायमेंशन वही आरएचएस का डायमेंशन। सो क्यू इनक्लोज्ड, जिसको हम चार्ज लिख देते हैं डायरेक्ट, डायमेंशन का काम है, अपॉन इप्सिलन नॉट जो कि यूनिटलेस मतलब सॉरी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बच्चों इप्सिलन नॉट। सो क्यू अपॉन इप्सिलन नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, क्यू ने क्यू को कैंसिल किया, ये तो वैसे भी डायमेंशनलेस है। सो बच्चों यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रहा है? एरिया आ रहा है, एरिया को एल स्क्वायर से हम डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट आइए फिर से प्लस का बीटा लैम्डा। सो अगेन फाई क्या है? क्यू अपॉन इप्सिलन नॉट, इप्सिलन नॉट वैसे भी डायमेंशनलेस है। बीटा इंटू लैम्डा, लैम्डा को बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाय एल लिखते हैं। आइए अब ध्यान से, क्या सब कैंसिल होगा? आप कहोगे क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, ये वैसे भी डायमेंशनलेस है। तो बीटा किसके इक्वल आ रहा है? एल का, बीटा का डायमेंशन एल आ रहा है बच्चों। अब हमें क्या करना है? हमें अल्फा अपॉन बीटा देखना है। तो ये बच्चों अल्फा अपॉन बीटा देखते हैं। अल्फा क्या है? एल स्क्वायर, बीटा क्या है? एल, एल ने एल को कैंसिल किया तो एल। एल किसका यूनिट होगा बच्चों? आइए ध्यान से देखते हैं। चार्ज? जी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड? जी नहीं। डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल। एरिया एल स्क्वायर होगा। तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जो थर्ड है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम को जेई ने 2025 में पूछ रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट a speed of 60 मीटर per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught and height traversed in last second before it reaches the maximum height is h1. The ratio h naught is to h1 is, बच्चों अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल, क्या कह रहा है? एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, तो लेट से ये एंगल हॉरिजेंटल से 30 डिग्री है और स्पीड आपने दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अब देखिए द हाइट रिवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड इज एच नॉट। फर्स्ट सेकेंड बोले टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हाइट रिवर्स्ड हमें फाइंड करना है, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले ना आप इस 60 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट ले लो फटाफट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में। सो थीटा के साथ वाला कॉस हो जाएगा 60 कॉस 30 एंड थीटा के अपोजिट ये जो है ये है 60 साइन 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 60 इंटू साइन 30 1/2। सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बचवा आ गया 230, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा? u cos दैट इज 60 इंटू कॉस 30, कॉस 30 √3/2 दैट इज आ जाएगा 30 √3 बच्चों। हालांकि इसका यूज नहीं आएगा, चलिए यू बाई का यूज होगा। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में जो हाइट उसने ट्रेवल किया है उसको डिनोट किया गया है एच नॉट से। बच्चों एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा और वो क्या होगा? g। एक्सेलरेशन क्या होता है? g, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। g की वैल्यू 10 कह रहा है लेने को। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट चार इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। जो सेकंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को एच नॉट कर दिया, यू टी, यू वाई डायरेक्शन में कितना है 30, टी कितना है 1, माइनस का हाफ ऑफ, माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, यू अपवर्ड में है, तो अपन एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ है इसलिए माइनस ले लेते हैं। जी की वैल्यू 10, टाइम कितना है 1, 1 का स्क्वायर। ऑलराइट, सो एच नॉट यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 2 5 जा, दैट इज 30 माइनस 5 विल बी 25 मीटर। एच नॉट आ गया, हमें रेशियो भी लेना है एच नॉट एच वन का। अब बच्चों एच वन क्या है? एच वन इज द हाइट रिवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम हाइट आखिर कब रीच कर रहा है। बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी। इसका मतलब u साइन थीटा बाय जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट से वापस आने में जो u साइन थीटा जी लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है बच्चों वो क्या लग रहा है? u साइन थीटा अपॉन जी। बच्चों u साइन थीटा हमने 30 कैलकुलेट कर रखा है,
डिवाइडेड बाय जी विल बी 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा है कि H1 इज हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। कौन सा फॉर्मूला रखेंगे बच्चों nth सेकेंड के लिए? तो आपको हो गए एस nth इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एस nth इज u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला यूज करते थे। एस nth को इसने H1 का है लेने, ले लिया। u 30 है, ले लिया। एक्सेलरेशन g है, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो माइनस का 10/2, 2 इंटू एन, मैक्सिमम हाइट जाने में 3 सेकेंड, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, -1। अब यहाँ से H1 की वैल्यू आ गया 30 माइनस 10/2, 5, 3 2 6, 6 - 1 दैट इज 5, 30 माइनस 25 विल बी 5, 5 मीटर H1 आ गया। ऑलराइट, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज रेशियो ऑफ H0 to H1. H0 is 25, H1 is 5. So ratio will be 5:1. तो 5:1 that is 5 हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। मेडिकल इंटीजर टाइप था, तो 5 आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर। Problem is a ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to highest point is। बच्चों जेई 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा जा चुका है ना? जेई 2025 का ये प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक बॉल का मास 100 ग्राम दे रखा है, इसको आपने 20 मीटर पर सेकंड पे प्रोजेक्ट किया है, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। ऑल राइट, सो काइनेटिक एनर्जी की अगर इनिशियली बात किया जाए इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे हाफ मास m इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ मास कितना है बच्चों? 100 ग्राम, 100 ग्राम है तो केजी बना दे, 1000 से डिवाइड करके, इंटू वेलोसिटी 20 है, 20 इंटू 20 कर सकते हैं। ठीक है ना? अब 1020, 1020, ये भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आ गया 20 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है दैट इज एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो तो 20 जूल हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब कह रहा है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ से जाते 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 चलते 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 कहीं पे एक मैक्सिमम हाइट किया होगा। अब इस मैक्सिमम हाइट पे कहानी क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों। आप कहोगे कि सर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा? तो आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos 30 होता है, दैट इज 20 cos 60, सॉरी 20 cos 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी भी सेम होगा। सो वी एक्स क्या रहेगा? 20 cos 60। अब आइए बच्चों, वी एक्स अगर 20 साइन 31/2 कॉस 60 भी 1/2 होता है, दैट इज 210। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एट हाईएस्ट पॉइंट हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी एक बार फाइंड कर लेना है। एट हाईएस्ट पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी में फाइनली के फाइनल लिख देता हूँ, के फाइनल लिख देता हूँ क्योंकि इनिशियल वहाँ लिखा था। हाफ ऑफ मास एम जो कि 100 ग्राम है, केजी में बदल देते हैं, इंटू वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर 100। बच्चों 100 और एक 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा दैट इज 5 जूल आ चुका है। ठीक है, डिक्रीज होता हुआ दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। आप कहोगे कि सर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे 20 जूल था, हाईएस्ट पॉइंट पे 5 जूल है, तो ऑफकोर्स 15 जूल का डिक्रीज है। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे 20 - 5 दैट इज 15 जूल। 15 जूल का एनर्जी डिक्रीज किया है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? 15 जूल, कहोगे ऑप्शन 2, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, जेई ने 2025 में इसको प्रॉब्लम को बच्चों पूछा है। सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। The torque due to force this about the origin acting on a particle whose position vector is I cap plus j cap plus k cap would be। तो बच्चों हमें टॉर्क फाइंड करना है। आपको होगा कि सर टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, और इसका आर क्रॉस एफ हम फाइंड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए एक डिटर्मिनेंट मेथड भी आप यूज करते हो, आई कैप जे कैप के कैप। आर कितना है बच्चों? आई कैप 1 में, जे में 1, के में 1। फोर्स कितना है? 212। ठीक है, आइए सॉल्व कर ले। आई कैप, ठीक है, 2 1 जा 2, माइनस का 1, माइनस का जे कैप सॉल्व करना आता होगा,
है ना, 2 1 जा 2, माइनस का 2 1 जा 2, प्लस का के कैप कितना होगा बच्चों, के कैप हो जाएगा हमारा 1 - 2। सो यहाँ से 2 - 1 1 आई कैप, ये तो जीरो हो गया जे कैप में, और प्लस माइनस माइनस के कैप। सो हमारे पास आंसर आ रहा है आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है बच्चों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों को क्लब करके। A ball having kinetic energy k is projected at an angle 60 degree from the horizontal। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल से क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, लीजिए बना लिया फ्रॉम द हॉरिजेंटल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट क्या होगा, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट किया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई है। ठीक है, बॉल जाते 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 कहीं ना कहीं मैक्सिमम किया होगा हाइट, और उसके बाद फिर आ गया। अब बच्चों हम मैक्सिमम हाइट की कहानी एक बार जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पे वेलोसिटी v का cos 60 कंपोनेंट होगा बच्चों, क्योंकि हम इस v को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा v cos 60 और दूसरा होगा v sin 60। फिलहाल बच्चों हमें एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे किसकी वजह से मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का। सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हम फाइंड करेंगे तो आपको कहोगे हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। ऑलराइट, सो हाफ एम वी एक्स क्या है, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर साइन 30 जैसे 1/2 होता है, वैसे कॉस 60 भी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। हाफ एम वी स्क्वायर को तो आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं ना बच्चों। ये जो काइनेटिक एनर्जी के ई है, ये के ई को मैं लिख सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वेलोसिटी वी है तो वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इंटू 1/4, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बाय 4। ये होगा मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पे आप कह सकते हैं कि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के है तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी k/4 हो जाएगा, कब, जब 60 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट बच्चों, तो जनरलाइज नहीं करना है इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, यह है। तो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, three conductions of same length having thermal conductivity K1, K2 and K3 are connected as shown in the figure. Area of cross section of first and second conductor are same, and for third conductor it is double of the first conductor. The temperature are given in the figure. In a steady state condition the value of theta is। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक ना एनालॉगस आपको लेके चलता हूँ करंट वाले कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको कहाँ पे लेके चलता हूँ, करंट वाले कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बच्चों पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता था, यहाँ पे हीट करंट पास कैसे होगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये नोड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पे है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ कोर्स पैरेलल है, ऐसे कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, तो ये 100 तो ये भी 100। ये कितने पे है बच्चों, थीटा डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए इसका इस रे का एक थीटा डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बच्चों किरचॉफ्स का जैसे करंट लॉ था, वैसे ही हम यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ लगा सकते हैं क्या। आप कहोगे कि सर इससे जितना हीट करंट होगा ITH1 थर्मल हीट करंट, ITH2 उतना ही इससे ITH3 होना चाहिए। इन दोनों का समेसन, दैट इज थर्मल हीट जो 1 में होगा प्लस का थर्मल हीट जो 2 के क्रॉस है, वो दोनों का सम 3 के क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। आइए लिखते हैं बच्चों, आई कैसे लिखते थे वहां पे, डेल्टा V/R। यहाँ क्या लिखते हैं, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डेल्टा T अपॉन आर। आर क्या होता है, लेंथ L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी के टाइम्स ऑफ एरिया। ऑल राइट, ये याद रखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा T अपॉन L, के तो ऊपर चला जाएगा, के इंटू ए। सबके लिए लिखना शुरू कीजिए। आइए टेम्परेचर डिफरेंस 100 - थीटा इंटू
K1 इंटू एरिया 1 अपॉन लेंथ L, सबका लेंथ सेम है, प्लस का I2 100 अगेन 100 माइनस थीटा अपॉन लेंथ L, K में K2 एरिया क्या है, दोनों का सेम है A, विच इज इक्वल्स टू थर्ड का लिखिए थीटा माइनस 0 अपॉन लेंथ L, लेंथ सेम है K3, एरिया बच्चों डबल कहा है, जो थर्ड का एरिया है वो फर्स्ट सेकंड से डबल है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया A। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल एल ए एल ए एल हर में कैंसिल आउट हो गया। 100 माइनस थीटा इंटू K1 की वैल्यू 60 है बच्चों। आइए 100 माइनस थीटा इंटू 60 प्लस 100 माइनस थीटा इंटू K2 इज 120 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 0 विल बी थीटा, और 2 भी लगा हुआ है तो 2 इंटू K3, व्हाट इज K3, 135 135। बच्चों 60 से डिवाइड कर दे सबको, 60 60 एंड 60, कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लेते हैं, 60 60 कैंसिल आउट, 60 1 जा 62 जा, ओके 2 1 जा 230 जा, 3 से 3 से कैंसिल आउट होगा क्या, बिल्कुल होगा भाई, 3 8 प्लस 3 से 10 जा, 3 से 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है, 5 2 जा 5 9 जा, ऑलराइट। यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 माइनस थीटा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ से 100 और 2 इंटू 100 दैट इज 300 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 9/2 थीटा। बच्चों चलिए अब उधर लेके चलते हैं थीटा को, 300 इज इक्वल्स टू 3 थीटा प्लस 9/2 थीटा। सॉल्व कीजिए, 300 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 9 15 थीटा बाय 2, 15 1 जा 15 2 जा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू 40 40 आ चुका है, ठीक है, तो 40 केल्विन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था प्रॉब्लम, अगर बात की जाए कहाँ पूछा गया है, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है बच्चों, 2025 का ये प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, a small point of mass m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass m and radius r. The gravitational force on m due to m is F1. A spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitational force on m due to remaining part of m is found to be F2. The value of ratio F1 is to F2 is। बच्चों जेई 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया है, ठीक है, जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। देखिए प्रॉब्लम में हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर दिया हुआ है, और इस स्फीयर की वजह से जो पॉइंट है P, उस पे एक मास है, उस मास पे फोर्स F1 एक्सर्ट हुआ है। तो क्या बच्चों हम फोर्स F1 फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F1 विल बी इक्वल्स टू G मास ऑफ बिगर स्फीयर m, मास ऑफ दैट स्मॉल पॉइंट मास m अपॉन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है 2r, उसका स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर के लिए जो आउटसाइड वाले पॉइंट होते हैं वो एज अ पॉइंट मास के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं एज इट इज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जी एम एम अपॉन 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इसने नेम दिया है F1, हमने भी नेम दे दिया है F1। ये बच्चों आपका F1 का एक्सप्रेशन बन के तैयार है। आगे की कहानी कह रहा है कि आपने एक स्मॉल एम मास, मतलब एक मास को आपने रिमूव भी किया, उसमें से कैविटी बनाया है जिसका रेडियस r/3 है, उसको आपने बिगर स्फीयर से रिमूव किया है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स F2 देखा गया है। बच्चों अगर अपन डायरेक्शन की एक बार बात कर ले, तो जो F1 होगा उसका भी डायरेक्शन एट्रैक्टिव ही होगा, अब जो F2 आपको मिल रहा है उसका भी डायरेक्शन एट्रैक्टिव ही होगा, है ना। तो हमें डायरेक्शन से बिल्कुल कोई घबराना नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बच्चों मुझे F2 फाइंड करने के लिए मुझे कब F2 है, F2 कह रहा है कि जब आपने कैविटी बनाया, मास उससे निकाल दिया है, उसके बाद जो है उसमें फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, F2 लग रहा है, यही तो कहा जा रहा है ना। तो अब अपन एक बार क्या करते हैं,
एक बार बच्चों जो रिमेनिंग फोर्स है वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। अब आप रिमेनिंग फोर्स जिसको F2 कहा है उसको कैसे F2 फाइंड करोगे? आप कहोगे टोटल फोर्स हमारे पास F1 था, माइनस का इस कैविटी की वजह से जो फोर्स वहां पे एग्जर्ट होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, माइनस का फोर्स ड्यू टू दिस कैविटी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये छोटा सा मास जो है, छोटा सा जो r/3 का आपने एक स्फेरिकल पार्ट रिमूव किया है, क्या उसका भी हमें मास फाइंड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या चीज दोनों में, एक बिगर स्फीयर और वो छोटे से पार्ट में क्या चीज दोनों में सेम है बच्चों? तो आप कहोगे कि सर मास डेंसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम रो कहेंगे, रो दोनों के लिए सेम है। रो बिगर का जितना है उतना ही रो स्मॉलर का भी है बच्चों। अब रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिगर का मास टोटल एम था, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई, रेडियस कितना था? आर, तो आर का क्यूब। स्मॉलर का मास नहीं पता, एम डैश ले लेता हूँ। वॉल्यूम क्या था होगा बच्चों? 4/3 पाई, रेडियस हमें पता है r/3, तो r/3 का क्यूब। ऑलराइट बच्चों, 4/3 पाई 4/3 पाई को आप कैंसिल आउट कीजिए, m इज इक्वल्स टू m डैश, इधर r क्यूब है, इधर देखिए क्या है, आर क्यूब, और बाई 3 था, 3 का क्यूब बच्चों 27 हो गया। आर क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया, हमें एम डैश यहाँ से देखने को मिल रहा है m/27। लीजिए बच्चों, एम डैश की भी वैल्यू आ चुकी है। अगर वैल्यू आ गया एम डैश का, तो अब हम F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। F1 कितना है बच्चों? G m m/4r² माइनस का फोर्स ड्यू टू कैविटी क्या होगा? G मास आ चुका है, m/27, स्मॉल m मास P पॉइंट पे गिवन है, अपॉन, अब R की बारी है। आइए बच्चों एक बार R भी फाइंड कर ले। आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा 2r था, यहाँ तक रेडियस r है, तो ये बाकी कितना बचा? r, तो एक आर हो गया। दूसरा, रुक जाइए अभी काम हुआ नहीं, अभी हमें इसके अंदर भी जाना है। तो यहाँ पी से लेके सरफेस तक तो आर हो गया। अब हमें इसके सेंटर पे जाना है, छोटे वाले के सेंटर तक जाना है, तो r/3 एक और आप ऐड कर लो। तो r प्लस r/3 आपका जो है सेपरेशन है छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से उस पी पॉइंट का। क्या है बच्चों? r प्लस r/3। आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया है ढंग से, है ना। ये अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें। G m m/4r² माइनस का G m m/27 टाइम्स 3r। देखिए बच्चों, 3r प्लस r 4r, 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, उसको ऊपर ही भेज दे क्या, या नीचे ही लिख ले? नीचे ही लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 1 जा 9 3 जा। F2 की वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, अपॉन G m m/4r² माइनस का G m m/3 हो गया, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 r²। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया। F2 क्या आ जाएगा? आप कहोगे कि सर G m m/r² अपन कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास 1/4 माइनस 1/48। चलिए बच्चों सॉल्व कर दिया जाए फटाफट। F2 की वैल्यू आ गया G m m/r²। 448 का 48 एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 1। ऑल राइट, सो F2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1 11 G m m/48r²। लीजिए बच्चों, F2 का भी हमारे पास वैल्यू आ चुका है। द वैल्यू ऑफ रेशियो F1 इज टू F2। हमसे रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा है? F1 का F2 के साथ बता दो भाई रेशियो क्या है। आप कहोगे F1 तो पहले ही निकाल के बैठे हैं, G m m/4r²। G m m/4r²। रेशियो लेना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, किसका? F2 के साथ। F2 है 48r²/11 G m m। कहोगे G m m/r², 4 1 जा 4 12 जा, ऊपर 12 नीचे 11, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ रहा है बच्चों? 12:11। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 12:11। थर्ड ऑप्शन है बच्चों, और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और बच्चों चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑलराइट,
A uniform circular disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disk as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. देखिए बच्चों, हमारे पास गिवन है सबसे पहले एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है और मास कितना गिवन है, एम गिवन है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर भी है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डिस्क की वजह से तो आता ही लिखना, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये तो टोटल डिस्क का हो गया। अब आपने क्या किया बच्चों, अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r बाय 2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क। अब आपने कैविटी बनाना शुरू कर दिया है और फिर आपसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिस्क का अबाउट दैट एक्सिस पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले बच्चों कैविटी की वजह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना चाहिए उस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग के लिए टोटल में से हम कैविटी का माइनस कर देंगे। ऑलराइट, आइए अब सबसे पहले देखते हैं इस छोटे से डिस्क को जो आपने कट किया है, इसका रेडियस आपने कितना लिया है बच्चों, इसका रेडियस ले लिया है आपने r बाय 2। क्या मास भी हमें रखना पड़ेगा, हाँ। दोनों बिगर डिस्क स्मॉलर डिस्क में क्या एक चीज कॉमन है बच्चों, तो आप कहोगे जो सरफेस मास डेंसिटी है ना, जो सरफेस पे मास डेंसिटी है वो बिल्कुल जो है सेम है। दैट मीन्स सिग्मा दोनों का सेम है। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ वन, ये बिगर वन का है। छोटे वाले का मास नहीं पता, एम डैश ले लेता हूं मैं, एम डैश। एरिया के लिए पाए आर स्क्वायर, आर पता है, आर बाय 2, आर बाय 2 का स्क्वायर। यस बच्चों देखिए, एम अपॉन पाए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डैश अपॉन पाए आर स्क्वायर बाय 4। 4 तो ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल। यहां से बच्चों एम डैश आ रहा है मास एम बाय 4। आइए अब कैविटी का हम क्या करते हैं, कैविटी का इसके पहले सेंटर के अबाउट्स फाइंड करते हैं, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैविटी का क्या हो जाएगा, अगेन मास m बाय 4 है इस बार, रेडियस r बाय 2 है, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये तो कैविटी का अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ है। अब इसमें अगर हमने एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तड़का लगा दिया, बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर है उसके अबाउट आपको फाइंड करना है रिमेनिंग का। तो हम देख लेते हैं कैविटी का उसके अबाउट होगा कितना। तो उसके लिए आपको, आपने कैविटी के सेंटर से पास होने वाला काम तो कर लिया है। अब एक बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अब एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर बाय डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आई सी ओ एम तो आपने कर लिया है। अब m बाय 4 दैट इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ कोर्स उस सेंटर से तो r बाय 2 डिस्टेंस पे है, तो r बाय 2 का स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। m बाय 4 है, इधर r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32। ये पूरा काम जो है एम आर स्क्वायर बाय 32 पे आ चुका है, प्लस का m अगेन आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 जा 16। ठीक है बच्चों, 16 32 32 का हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस 16 टू जा 2 एम आर स्क्वायर, बच्चों कितना आ गया 3 बाय 32 एम आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ चुका है। अब क्या करना है बच्चों, हमें हमें तो रिमेनिंग का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई रिमेनिंग विल बी टोटल माइनस कैविटी, आई माइनस आई कैविटी। आई कितना है बच्चों, आपको हो गया हमारे स्क्वायर बाय 2 है। आई कैविटी क्या आ गया, 3 बाय 32 एम आर स्क्वायर आ गया। क्या 2 और 32 का एलसीएम 32, 2 से 16 जा 16 एम आर स्क्वायर माइनस का 3 एम आर स्क्वायर, 16 माइनस 3 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर। बच्चों 13 बाय 32, 13 बाय 32 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट,
If B is magnetic field and mu naught is permeability of free space, then the dimension of B upon mu naught is। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और परमेबिलिटी हमें दे रखा है, डायमेंशन B अपॉन म्यू नॉट का चाहिए। बच्चों एक फॉर्मूला याद कीजिए आप कहोगे कि सर कौन सा फॉर्मूला। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है कितना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट बच्चों, तो अब आप यहां से कहोगे कि सर हमें तो चाहिए B अपॉन म्यू नॉट, तो ये तो एक झटके में हमारा आ गया B अपॉन म्यू नॉट। बच के आ गया N इंटू आई। N को हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 लेंथ हो गया। करंट आई के लिए क्या यूज करते हैं, एम्पियर यूज करते हैं, ए से डिनोट करते हैं अपन। तो बच्चों डायमेंशन तो हमारा तुरंत आ गया, लीजिए L-1 हो गया, A 1 हो गया। अब इससे आसान डायमेंशन तो भैया कोई नहीं पूछ सकता है। और इसको पूछा कहाँ गया है बच्चों, जेई ने इसको 2025 में इसको पूछ रखा है। जेई 2025 का प्रॉब्लम है। ऑलराइट बच्चों, चलिए। The work functions of cesium and lithium metal are 1.9 electron volt and 2.5 electron volt respectively. If we incident a light of wavelength 550 nanometer on this two metal surface, then photoelectric effect is possible for the case of। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल तभी होगा जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हमारा ईमैक्स होना चाहिए। अगर ईमैक्स वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी तो निकाल पाएगा। अब वर्क फंक्शन से कम आ गया तो कैसे उस फोटोन को निकाल पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था ई मैक्स विच इज इक्वल्स टू Hc/λ-5। अगर इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब Hc/λ क्या है, 5 से ज़्यादा है। Hc/λ अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। आइए बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर दो है हमारा। ऑफ कोर्स इस चैप्टर में आपको पता है कि कैलकुलेशन जो है एच सी का वैल्यू बच्चों, एच सी का वैल्यू 1240, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है, याद रहेगा। हमें यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में डील करना है, तो एच सी की वैल्यू हमने लिखा 1240 अपॉन लैम्डा। बच्चों दोनों के लिए 550 नैनोमीटर ही यूज किया गया है। आइए एक बार एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो ने जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। बच्चों हमें 124 को डिवाइड कर देना है किससे, 55 से। ठीक है, 124 डिवाइडेड बाई 55 आ गया 2.25। क्या रहा है, 2.25। अब बच्चों 2.25 में ध्यान से अगर देखें आप, लिथियम, लिथियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.5 है, विच इज ग्रेटर देन 2.25। तो भाई लिथियम कह रहा है कि मैं तो ना निकल पाऊंगा। सीजियम, सीजियम कह रहा है कि यार मेरा वर्क फंक्शन तो 1.9 ही है, और जो एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू है वो 2.25 है। इसका मतलब बच्चों सीजियम तो निकल जाएगा, सिंस एच सी अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो भैया वो सीजियम कहा कि मैं तो जा रहा हूँ सीजियम ओनली। ऑलराइट, सीजियम ओनली आपका करेक्ट आंसर है, लिथियम नहीं जाएगा क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू 2.25। ऑलराइट, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। रही बात कहाँ पूछा गया है, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है बच्चों। तो ढंग से आप हर एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, इजी से इजी, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को आपको करके जरूर जाना। ठीक है। A parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a 100 volt power supply. Now the intermediate space between the plates is filled with a dielectric material of dielectric constant 2. Due to the introduction of a dielectric material, the extra charge and the change in the electrostatic energy in the capacitor respectively are। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सारी कहानी जो है हम एक वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या है,
लेट्स से हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, आप कहोगे कि सर हमने दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, ऑल राइट। एंड इसकी जो कैपेसिटेंस है सी वो कितना है 40 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना स्टोर होगा, आप कहोगे सी क्या होता है क्यू अपॉन वी, सो क्यू विल बी सी इंटू वी। तो इनिशियली जो चार्ज स्टोर होगा बच्चों क्यू इनिशियल वो हो जाएगा सी दैट इज 40 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो लगा हुआ है इंटू वी 100। सो बच्चों यहाँ से 4 3 0 है, 4 इंटू 10⁻³ जिसको हम 4 मिली कुलम कहेंगे। अब क्या किया आपने बच्चों, अब आपने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है। ठीक है, अगेन सेम बैटरी है हमारा 100 वोल्ट का, उसके साथ आपने कनेक्ट किया है। तो अब कह रहा है कि अब चार्ज क्या होगा। तो बच्चों अगर बात करें कि अब इस पे कैपेसिटेंस क्या होगा, जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हो जाता है डाइलेक्ट्रिक टाइम्स ऑफ जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस सी था। ठीक है, तो सी न्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ सी दैट इज 40 दैट इज 80 माइक्रोफैरेड। बच्चों आप यहाँ से एक चीज डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक के आने से 2 टाइम्स आपने बढ़ाया है, तो चार्ज जो फाइनल होना चाहिए वो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है। तो क्यू इनिशियल जो था हमारा 4 मिली कूलम है, तो सिंपली आप 4 टू जा 8 मिली कूलम कर लीजिए। बच्चों आप कैलकुलेट भी करेंगे, अगेन आप सेम कीजिए 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, तो आपको 8 मिली कूलम ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यू इनिशियल क्यू फाइनल मिल गया। हमें एक्स्ट्रा चार्ज पूछा गया है, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा, आप कहोगे कि पहले था हमारे पास 4 मिली कूलम, अब हमारे पास हो गया 8 मिली कूलम, सो 8 माइनस 4 विल बी 4 मिली कूलम। ये एक्स्ट्रा चार्ज आया है बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो 4 मिली कूलम के ऑप्शन को देखिए बच्चों, 2 है गलत, 8 गलत, 2 गलत, 4 मिली कूलम। तो थर्ड ही आपका एक ही बार में वन शॉट में आपका आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्या पूछा है, एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। हाफ ऑफ क्यू, क्यू कितना था इनिशियल, आप कहोगे सर 4 इंटू 10⁻³ मिली है इसलिए 10⁻³ इंटू वी कितना था बच्चों 100। सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 जूल, 0.2 जूल लिख दूं मैं लिख दिया। यू फाइनल, कहोगे सर हाफ और वी तो सेम ही रहेगा, क्यू 2 क्यू हो गया है ना, हाफ कांस्टेंट है वी कांस्टेंट है, क्यू जो है फाइनली 2 क्यू 2 टाइम्स हो गया था। तो आपका जो फाइनल ये भी आएगा वो भी तो 0.2 का 2 टाइम्स दैट इज 0.4 जूल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ 8 इंटू 100 करके कीजिए तो आपको 0.4 जूल ही मिलेगा। So the change in electrostatic potential energy in the capacitor delta U, change in एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेल्टा यू, विच विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो यू फाइनल इज 0.4 माइनस का यू इनिशियल 0.2 दैट इज 0.2 जूल। 0.2 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बच्चों है 0.2 जूल, बिल्कुल है। ठीक है, तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों इस प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है। तो आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक को इसलिए करके जाना जरूरी है क्योंकि बच्चों कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, और फॉर्मूला में भी सिंपल फॉर्मूला, ऐसा भी नहीं है कहीं से आपको जो है कुछ सिंप्लीफाई करके लाना है। सिंपल फॉर्मूला जो हम क्लास में पढ़ते हैं, हाफ ऑफ क्यू वी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, है ना, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट पुटिंग पे जो है प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए।